नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। मैं इस समय उपस्थित हूँ अलवर जिला न्यायालय में। मेरे साथ हैं वकील साहब शब्बीर खान जी। उनसे आज बात करेंगे। मसला है जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर एक सवाल उठ रहा है, जो कानून है उस पर लेकर अभी संभल की हमने पूरे घटनाक्रम को देखा, उसके बाद में अजमेर शरीफ पर भी सवाल निशान उठ रहा है। आखिर ये मसला कहाँ तक जाएगा और इस मुद्दे को लेकर भारत की सरकार और यहाँ के जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो दखल क्यों नहीं दे रही है। जितने हालात बिगड़ रहे हैं देश में, उन्हीं मुद्दों पर आज शब्बीर खान से हमारी बातचीत होने जा रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 1947 में ये माना गया था कि जो जहाँ पूजा कर रहा है वही रहेगा, और सिर्फ एक विवादित मुद्दा था बाबरी मस्जिद का, राम जन्मभूमि का, उसको छोड़कर तमाम मसलों को कहा कि ये यथा रहेंगे। लेकिन आज की मौजूदा सरकार और सरकार के साथ साथ जो लोग इस पर रिट लगा रहे हैं, पिटिशन लगा रहे हैं, और उसको निचली अदालत के जो जज हैं बहुत जल्दी निर्णय दे रहे हैं। सर्वे की बात कर रहे हैं। हमने संभल की घटना को देखा, लाखों जान माल का नुकसान हुआ, लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार भी संवेदनहीन बनी हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, सबसे पहले डेमोक्रेटिक भारत आपके मीडिया चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतने अति संवेदनशील मैटर को आपने आज यहाँ पर हम लोगों से रूबरू हुए। और बात यह है कि सबसे पहले तो मैं वर्शिप एक्ट के बारे में आऊँगा कि वर्शिप एक्ट है क्या और किन परिस्थितियों में बनाया गया। 1992 में वर्शिप एक्ट पूर्णतः लागू हो गया था पूरे भारत पर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अयोध्या का मामला, जब बाबरी मस्जिद का मामला जब 1992 में उठा था, तो अडवाणी ने कार सेवक के रूप में जो रैलियाँ निकाली और बिहार में उसकी गिरफ्तारी की गई। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे। उन्होंने देखा कि अति संवेदनशील, जो कि किसी की धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए मसले हैं, 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थलों की स्थिति है, चाहे वो दरगाह है, तुरबत है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है या गुरुद्वारा है, बौद्ध मठ है, वो जहाँ जैसी स्थिति पे है उनके साथ में छेड़खानी नहीं की जाएगी। अब मसला ये आता है कि कानून बन गया। कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि हमारी जो कोर्ट हैं, न्यायालय हैं, या तो जज पढ़ते नहीं है कानून को, या आप उसको अमल में लाना ही नहीं चाहते। कारण कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक प्रेशर भी हो सकता है, या हो सकता है कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए आप इस तरीके के सर्वे जो आदेश दे रहे हैं, वो नेचुरल जस्टिस का गला घोट रहे हैं। यानी एक किसी ऐसे चापलूस या जी हजूरी करने वाले, जो सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद अपने आकाओं को और अपने मालिकों को, उन मंत्री संतरियों को खुश करने के लिए अनावश्यक याचिकाएं वो वकील लाते हैं, और उनका मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में हमारी पब्लिसिटी हो। उन यहाँ पर उन वकीलों को भी, उन जजों को भी सोचना चाहिए कि आप अनावश्यक याचिकाएं, धर्म से संबंधित जो कि अति संवेदनशील मामला है, आप बिना किसी को सुनवाएं, रिट उसी वक्त दूसरे पक्ष को सुने बिना जी रिट पेश होती है और आप तुरंत ही आदेश जारी कर देते हैं दूसरे पक्ष को सुने बिना सर्वे का। आप कैसे कर सकते हैं? आप इसका मतलब नेचुरल जस्टिस का गला घोट रहे हैं, दूसरे पक्ष को आप सुनने का मौका नहीं दे रहे। दूसरी बात यह है कि इसमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। कोर्टों को जब वर्शिप एक्ट 1991 और 92 के तहत में जब ये क्लियर हो गया है कि आप छेड़ाखानी नहीं करेंगे किसी भी धार्मिक स्थल के साथ में, किसी भी दरगाह के साथ में, मंदिर मस्जिद के, जी, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज अभी रहे चंद्रचूड़ सिंह, उन्होंने एक दलील पेश की थी। उन्होंने कहा था, अपनी राय दी थी कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो सर्वे करने का किसी भी तरह की उसको मना नहीं कर सकता, और उसी का आधार मानती है जो सेशन कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, ये उसी का बुनियाद मानती है सर्वे का
आदेश दे रहे हैं। क्या मान सकते हैं कि चंद्रचूड़ सिंह ने इस बात को किसी को खुश करने के लिए बात कही है या उसका गलत इंटरप्रेट किया है? देखो, कई बार कानून का जब निर्वचन करते हैं तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, और कई बार ये होता है कि किसी के प्रेशर में आकर ऐसे मतलब फैसला देना, ये कहीं न कहीं इस देश के जो विकास के लिए घातक है और आने वाली नस्लों के लिए घातक है। अब आप एक बात बताइए, आपने कहा कि सर्वे का आदेश दे सकते हैं, वर्शिप एक्ट 1991 के तहत में वो कहीं रोक नहीं लगाता, लेकिन आपने अब क्यों लगाई है? जब इतना कत्ल हो चुका है संभल में, तो आपने निचले कोर्ट जागी है जी, आपने निचली कोर्ट के आदेश को बिल्कुल ठंडे बस्ते में क्यों डाला है कि आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? समझ गया। यानी ये फैसला आप एक तरफ इस तरीके के बेहुदा फैसले दे देते हो। पहले दे सकते थे जी, इसको पहले भी दे सकते थे। आज अगर पहले वो आदेश दिया होता माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये स्थितियां, संभल जैसी स्थितियां पैदा ना होती, काशी जैसी स्थितियां पैदा ना होती, आगरा जैसी स्थितियां, मथुरा जैसी स्थितियां, बनारस जैसी स्थितियां, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो उसको जो 800 साल पुरानी है, यहाँ पर ये स्थितियां पैदा ना होती और खुल्ला सर्वे का आदेश दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक जो रोटी सिकती है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, आप इस जनता को भ्रमित करिए। तो एक बड़ा सवाल, अजमेर दरगाह पिछले 800 साल से विराजमान है और उस पर किसी भी तरह का सवाल नहीं था, लेकिन जो अभी आपने कहा कि कई वकील ऐसे हैं जो वकील और कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की रिट लगाते हैं, याचिका लगाते हैं, और अब दरगाह के मसले पर राजस्थान सरकार के साथ साथ वो उन लोगों को लेकर, अब सुप्रीम कोर्ट का तो दरगाह पर तो अभी कोई सवाल आया नहीं है, उन्होंने संभल पर दिया है जानकारी। अब आपको लगता है कि दरगाह पर भी इसी तरह के सवाल उठेंगे, इस तरह का कत्लो गारत होगी? बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आएगा तो सही, लेकिन जब कत्ल हो जाएंगे वहाँ पर आपस में फसाद हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम का जो सद्भाव और भाईचारा जो बना हुआ था वो तितर बितर हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, और एक 10-20 आदमियों की कुर्बानियां भेंट चढ़ जाएंगी। तब जाकर मतलब उनका ये आएगा कि उसको रोका जाए निचली कोर्ट के आदेश को, सर्वे का आदेश को। एक बड़ा सवाल आपसे, आखिरी सवाल, जैसे कि आपने कहा कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के नीचे इन्होंने जब ASI ने सर्वे किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको या उनकी याचिका को मान लिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बौद्धिस्ट है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले, उन्होंने ये रिट लगाई थी कि हमें भी सर्वे का हमें इजाज़त दी जाए कि इसके नीचे बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ, बौद्ध तथागत की मूर्तियां होंगी, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया, सुनवाई नहीं की गई। इसका मतलब है कि आपने किसी विशेष को तो आपने के लिए तो आपने आदेश दे दिया सर्वे के लिए, तो ये जो चल रहा है देखो, ये आप और हम रेट नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी पैदा हो जाती हैं तो हम भी ये कहते हैं कि जब आप एक समुदाय विशेष के लिए परमिशन देते हो तो वही संविधान हमारा है, वही राइट्स हमें देता है, तो हमारे राइट्सों को क्यों मारा जा रहा है? हमें सर्वे के लिए आप याचिका क्यों, बौद्ध मठ के लिए आप क्यों परमिशन नहीं देते? वहाँ तो आप कहते हो वहाँ तो खारिज कर देते हैं, और यहाँ पर आप धड़ल्ले से मतलब सर्वे के लिए कि वहाँ पर मस्जिद के नीचे मंदिर होगा, तो अगर हम इस पूरे देश की और जहान की अगर खुदाई करें, महेश जी, क्या मिलेगा? कितनी सभ्यता आई और कितनी नष्ट हो चुकी इस धरती में समा गई। जहां आप खोदोगे कुछ न कुछ आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने वर्तमान को भूलकर और उस अतीत को खोदने में लग जाएं, जिससे कि हमारी नस्लें रोजगार, नौकरियां, भूख शांत करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के लिए आपसे सवाल जवाब ना करें। आपका तो मकसद यही है सिर्फ और सिर्फ इस जनता को गुमराह करो, इनको नौकरियां नहीं देनी है, बेरोजगार नवयुवकों के लिए रोजगार नहीं देनी है, महंगाई पर आप सवाल नहीं उठाओगे, पेट्रोल पर आप सवाल नहीं उठाओगे, रसोई गैस पर आप सवाल नहीं उठाओगे, आप हमसे रोजगार नहीं मांग सकते, आप रोटी नहीं मांग सकते, आप कपड़ा नहीं मांग सकते। और आज जनता की भी मेंटेलिटी इन्होंने इस तरीके से दूषित कर दी है। जहाँ जिस स्टेट में
चुनाव होता है उससे पहले आप प्रोपेगेंडा तैयार कर देते हैं। राजस्थान का चुनाव ले लो, हरियाणा का चुनाव ले लो, झारखंड का चुनाव ले लो, महाराष्ट्र का चुनाव ले लो, आप नबी की शान में गुस्ताखी कर सकते हो, वो 2 दिन में छूट कर आ जाता है। और एक पत्रकार उसके लिए अगर उस ढोंगी पाखंडी बाबा के नरसिंहानंद के लिए जो शब्द बोलता है उसके ऊपर आप राजद्रोह का, देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उसकी 6 महीने जमानत नहीं होती है एक पत्रकार की। ये स्थितियाँ आप दोगली जो रणनीतियाँ पैदा कर रहे हो, मैं आपको बता दूं कुछ हुक्मरान ऐसे हुए थे जब अपन अतीत में जाते हैं तो उन्होंने भी इसी तरीके का रवैया अपनाने की कोशिश की। आप उस अतीत को फिर से दोबारा दोहराना चाहते हैं और उनका क्या हाल हुआ उन्हें पता है। सारी सल्तनत नेस्त नाबूद हो गई और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आप भी इसी नक्शे कदम पर चलोगे तो आपकी भी सल्तनत बहुत जल्दी नेस्त नाबूद हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे शब्बीर खान, एडवोकेट हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो मसले इस समय देश में उठाए जा रहे हैं वो आपको धार्मिक उन्मादी बना रहे हैं और ना कि आपको एक अच्छा नागरिक। जो अच्छा नागरिक है वो देश की व्यवस्था से, सरकार से, व्यवस्था से सवाल करता है अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और तमाम उन सुविधाओं के लिए जो सरकार मुहैया करवाती है। लेकिन आपको उन्मादी बनाकर वो इसमें गुमराह करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के और मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। डेमोक्रेटिक भारत को आप इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत।